हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही कहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हम भी आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का 25वां क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेसिक्स में, कन्वर्जन में, कैलकुलेशन में, तो आप मेरे 2 वीडियोस जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 1.17 एंड 1.18 देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद आपकी बेसिक की प्रॉब्लम, कन्वर्जन और कैलकुलेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है हमारा 1.25 यानी 25वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैं बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। एक ऑयल ड्रॉप दे रखा है, एक ऑयल ड्रॉप दे रखा है जिसका कि रेडियस r है। एक ऑयल ड्रॉप दे रखा है जिसका रेडियस r है, जिस पर 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है। 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी ऑयल ड्रॉप की अगर हम बात करें तो वो किसी लिक्विड से बनी होगी। लिक्विड से बनी होगी तो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा। लिक्विड का मॉलिक्यूल जब की बात कर रहे हैं तो एटम होगा। और आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम न्यूट्रल होता है इनिशियली, यानी कि जितने उस पर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा एटम पर? 0। नेट चार्ज 0। अब हम बात करें जब एटम पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो उससे बनने वाला मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा? उस पर भी नेट चार्ज 0, यानी कि वो भी न्यूट्रल होगा। कंडीशन यहाँ इन्होंने दे रखी है कि जो ऑयल ड्रॉप है उस पर 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है उसकी बात कर रहे हैं, उससे क्या है ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन के कंपेरिजन में 12 ज़्यादा है, इसलिए बोल रहे हैं 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। हो सकता है उसमें 10,000 इलेक्ट्रॉन हो, 10,000 प्रोटॉन, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, 10,000 प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? न्यूट्रल, यानी कि टोटल उस ऑयल ड्रॉप पर जो टोटल चार्ज होगा 0। अब उन्होंने कहा उनको छोड़कर 12 एक्स्ट्रा है, यानी कि जो इस ऑयल ड्रॉप पर चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? ये 12 को हमने 1.60 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वैल्यू। अब इससे क्या आ गया? इससे इस ऑयल ड्रॉप पर जो टोटल चार्ज है वो आ गया। अब वो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑयल ड्रॉप पर चार्ज डेवलप हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो नेगेटिव होगा। अब देखें कि अब ऑयल ड्रॉप है तो वेट होगा, मटेरियल है कुछ। वेट हर ऑब्जेक्ट का कहाँ लगता है? अर्थ की तरफ। हर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है अर्थ सरफेस के आसपास या अर्थ सरफेस के ऊपर, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो वेट तो हो गया उसका वर्टिकली डाउनवर्ड, W = mg, नीचे की तरफ। अब हमने क्या किया? क्वेश्चन में बोला है कि हम इस ड्रॉप को, इस ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दें कि ये ऑयल ड्रॉप वहीं रहे, यानी कि हवा में, यानी कि वैक्यूम है तो वैक्यूम समझ लो, और हवा है तो हवा मतलब ऐसे लटक जाए। यानी कि हम क्या करें? हम ऐसे ऑयल ड्रॉप को रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि वो बिल्कुल ऐसे ही हवा में या वैक्यूम में ऐसे लटकी रहे, वो जमीन पर, अर्थ पर ना गिरे जाके, बिना किसी सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब कोई फिजिकल सपोर्ट ऐसा नहीं हमने कुछ लगा रखा है। ऐसा कंडीशन समझ में आ रही है? तो अब उसको हम हवा में कैसे लटकाएंगे? उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्वेश्चन में दे रखी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी 2.55 × 10⁻⁴। अब आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसमें नहीं दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब आप एक समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने एक लाइन बना रखी है, इसे बहुत सारी बनाई जा सकती है।
लेकिन फिर सिंपल बनाने के लिए डायग्राम को सिर्फ एक लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसके अंदर आपने कोई प्लस चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो उस प्लस चार्ज पर फोर्स लगाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, आपने इसमें प्लस चार्ज रख दिया, इस प्लस चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी लेफ्ट टू राइट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर आपने इसमें नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ऑयल ड्रॉप, इसमें नेगेटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड, तो हमने लिखा F इक्वल्स टू QE। Q चार्ज है इस ऑयल ड्रॉप पर और E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस ऑयल ड्रॉप पर फोर्स लग रहा है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। इतना क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, और वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, क्योंकि इसकी यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन। वेट की भी न्यूटन, इस फोर्स की भी न्यूटन, तो दोनों फोर्स हो गए, वेट इज अ फोर्स। अब कंडीशन ये है कि अगर ये अपवर्ड फोर्स जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑयल ड्रॉप पे लगा रही है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाए, तो वो ड्रॉप वहीं की वहीं रुक जाएगी, ऑयल ड्रॉप वहीं की वहीं रुक जाएगी अपनी जगह पर। अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया तो ऊपर चली जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया तो नीचे चली जाएगी। तो इससे हमें पता चला हमें कंडीशन क्या चाहिए कि वो ड्रॉप वैक्यूम में, एयर में वैसे लटकी रह जाए, रुकी रहे ऐसे खाली जगह में। तो इसके लिए कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि F इक्वल्स टू W हो जाए, अपवर्ड फोर्स वेट के बराबर हो जाए। क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है वो देखें। ये जो ऑयल ड्रॉप है, जिस लिक्विड जो ऑयल ड्रॉप, जो भी लिक्विड उसके लिए यूज करा गया है, क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑयल होती हैं, तो उस लिक्विड की डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देख रहा वोल्ट पर मीटर। एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स अपॉन चार्ज के अकॉर्डिंग न्यूटन पर कूलम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dV/dr के अकॉर्डिंग वोल्ट पर मीटर होती है। तो आप ध्यान रखना, कभी कभी ये हिंट भी पूछ लेते हैं, वोल्ट पर मीटर यूनिट दे दिया आपको और उससे क्वेश्चन पूछ लिया रिवर्स कि बताना आपको किस फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है। इतना क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है ये आपको ऐसा ही सिस्टम में दे रखी है वोल्ट पर मीटर, बट डेंसिटी जो दे रखा है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, जो कि CGS सिस्टम में है। इसको देखें, G की वैल्यू दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस G की, अर्थ किस ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, किसी भी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जनरली 9.8 दे रखा होता है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा। ये भी SI में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 10⁻⁻19 कूलम SI में दे रखी वैल्यू। और इसकी अगर बात करें डेंसिटी की, तो ये हमें SI में नहीं CGS में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को SI में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, 10 टू द पावर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू दे रखी है। अगर आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखा है, उसकी यूनिट बता रहा हूं मैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये CGS सिस्टम में अगर आपको SI में कन्वर्ट करना है 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सीधा kg पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमारी अब एक ही सिस्टम में होगी। अब बात करते हैं चार्ज की। 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, 12 को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ गया इस ऑयल ड्रॉप पर। कंडीशन में बता चुका हूं, अगर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, Fw के बराबर हो जाएगा, तो ऑयल ड्रॉप बीच में ही रुक जाएगी, बीच में मतलब खाली जगह में रुक जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स लगा रही, वेट नीचे। हम क्या करेंगे, फोर्स। अब इस फोर्स की जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही, इसके प्लेस पे लिखेंगे Q × E, यानी QE लिख दिया, और वेट के प्लेस पे लिख दिया mg, वेट mg के बराबर होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का,
डेंसिटी किसके बराबर होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वही लिख देंगे हम m अपॉन v। तो मास किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस मास के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम v इंटू रो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सिंबल का नाम क्या है? रो। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डेंसिटी को। g के प्लेस पर g एंड QE एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे हम? वॉल्यूम। अब जो ऑयल ड्रॉप है उसका शेप हम स्फेरिकल कंसीडर करेंगे, क्योंकि जनरली जो ड्रॉप होती है उसका शेप जो होता है बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होता है स्फेरिकल, कि अगर कोई हम ड्रॉप गिरा रहे हैं परफेक्ट, लेकिन हम उसको परफेक्ट स्फीयर ही कंसीडर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी के प्लेस पर रो ही लिख दिया और g के प्लेस पर g। QE आपको निकालना क्या है? आपको निकालना रेडियस। आपको ये निकालना रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप। तो हमने क्या किया? r क्यूब, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो QE। 3 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर आ गया 4 पाई रो जी। इतना वैल्यूज पुट कर देंगे हम 3 इंटू जी के प्लेस पर जी की वैल्यू, सॉरी अब इतना हो गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे 3 के प्लेस पर 3, क्यू के प्लेस पर क्यू की वैल्यू। इस ऑयल ड्रॉप पर कितना चार्ज है? 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.60 हमें दे रखा है वैल्यू, वैसे याद होना चाहिए बच्चों आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 2.55 इंटू 10⁴ अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 इंटू डेंसिटी जो आपने कन्वर्ट किया था वो वैल्यू पुट करेंगे 1.26 10⁻³ और जी की वैल्यू आपको दे रखा है इंटू 9.81। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? क्योंकि हमें यहां पर r क्यूब दे रखा है, r इक्वल्स टू 3 इंटू 12 इंटू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.55 इंटू 10⁴ अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। ये पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज रख दिया और इस पर ये क्यूब रूट का साइन लगा 1/3 लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, x लिखा है, अगर स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो जनरली हम स्क्वायर रूट को सिर्फ रूट x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि अगर रूट x लिखा है तो हम उसको स्क्वायर रूट ही समझते हैं। जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है वो ये यहाँ पर 2 लगाना है, तो स्क्वायर रूट हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x⁻1/2। अगर क्यूब रूट है तो उसमें भी ऐसे लिखा जाता है, मगर उसमें क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो इसीलिए ये क्लियरिटी हो जाए कि यहाँ 2 है, 3 है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि रूट तो दोनों में एक ही जैसा है। तो लेकिन जनरली जब सिर्फ रूट लगा होता है तो उसको स्क्वायर रूट ही कंसीडर करते हैं। तो इसके प्लेस में हम क्या ले सकते हैं? 1/3। इनका क्यूब रूट ऐसे लिखा हुआ है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और इस r को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको पूरा क्यूब रूट निकालने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हो, तो इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस आ गया। इतना क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 26 क्वेश्चन। इसमें कुछ स्केच बने हुए हैं
आपको बताना है कि कौन सा स्केच डायग्राम या कौन सा कर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पहला डायग्राम ये बना हुआ, हो सकता है लाइंस में कुछ मैंने अभी बनाया बोर्ड पर, एक लाइन कम या ज़्यादा हो जाए, उससे कंफ्यूज नहीं मत होना। पहला डायग्राम पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है या किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस उस बॉडी से 90 डिग्री बनाती हुई निकलेगी, और चार्ज पार्टिकल है तो उससे भी 90 डिग्री बनाती हुई निकलेगी। तो यहां पर इस बॉडी पर चार्ज है, तो ये लाइन अगर हम बात करें, अगर कोई लाइन हमने ऐसे एक बना भी दिया, सपोज कर लो एक लाइन हमें दिख भी रही है इसमें कि ये लाइन तो 90 बना रही है, चलो ठीक है, बट बाकी लाइंस ये तो नहीं बना रही, ये नहीं बना रही, तो इसलिए ये स्केच डायग्राम पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का। बी पार्ट दे रहा, बी डायग्राम। बी डायग्राम में प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, माइनस में जा रही हैं, बट यहां दिखाया माइनस से निकल के प्लस में जा रही हैं, ऐसा होता नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से स्टार्ट होकर नेगेटिव में जाके टर्मिनेट खत्म हो जाती है, नेगेटिव से कभी नहीं निकलती। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का, रॉन्ग डायग्राम, रॉन्ग स्केच डायग्राम। अब बात करते हैं सी की। सी में देखे दोनों चार्ज प्लस है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही इससे, और कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि एक दूसरे को काट नहीं रही, ऐसे जा रही। दो चार्ज पार्टिकल है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से निकल रही, इधर से, इस तरीके से ऐसे जा रही, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसीलिए ऐसा होता है, दो चार्ज को जब हम ऐसे रखते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिक लाइन निकलती हैं, ऐसे जाती हैं, नीचे की तरफ जाती है, तो जब ऐसे जाती है तो वो लेटरल प्रेशर लगाती है, साइड वाइज प्रेशर। अब दो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकली और उन पर अगर प्रेशर लगेगा तो कैसे चार्ज भागेगा इधर, ऐसे। इसलिए ऐसा नहीं कि एक लाइन पॉजिटिव से गई, नेगेटिव गई, पॉजिटिव वाली ने इस पॉजिटिव को काटा, इस पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक लाइन ने इसको काटा, तब वो धक्का देंगे, नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ये है डी डायग्राम में तीनों चार्ज प्लस दे रखे हैं, प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, प्लस में जाती हुई दिखाई जा रही है। जब प्लस से निकल रही प्लस में ही जा रही, तो मैं पहले बता चुका हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। लास्ट सी, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। सी में दिख रहा है कि दो बॉडीज हैं नॉन यूनिफॉर्म शेप की, एक से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही, दूसरी में जा रही, लग रहा है सही है, प्लस से निकल रही है, माइनस में जा रही। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसा स्केच डायग्राम बना हो जिसमें हर लाइन निकलती हुई आपको 90 ही दिखा रही हो, मतलब इस केस में यहां भी 90 दिख रहा हो आपको और यहां एंटर करते हुए भी 90 दिख रहा हो। तब आप एक चीज ध्यान देना कि यहां से ये जो लाइंस हैं वो तो 90 डिग्री बनाती हुई इमर्ज कर रही हैं और 90 डिग्री बनाती हुई जा रही हैं, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, लेकिन यहां पर एक ये ऐसे सर्कुलर लूप बना रखा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। अब आपको लग रहा है ऐसे तो बनना है, यहां से ऐसे जा रहा है और यहां से, ये तो ऐसे लग रहा है, ये लग रहा है। लूप का मीनिंग होता है जिस एंड से स्टार्ट हुए वहीं पर लौट के आ गए। अगर हम कब बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस लूप बना रही हैं, यहां से एरो इस तरफ और इधर से एरो इधर होता, जैसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेक्स अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप बनाती, क्यों? हमने ऐसे लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकली, साउथ में गई, नॉर्थ से स्टार्ट का हुई, नॉर्थ से साउथ में, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर कहां चल रही हैं, साउथ से नॉर्थ, तो फिर आप यहीं पहुंच गए। स्टार्टिंग पॉइंट कहां था आपका, नॉर्थ पोल, बाहर मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ गए और अंदर साउथ से नॉर्थ पर आप पहुंच गए। ये क्लोज लूप बना रही है। ऐसे नीचे बना सकते हैं हम इधर पर इस तरीके से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेक्स अ क्लोज लूप, वो बनाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज के केस में, तो चार्ज में क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन निकली, माइनस में चली गई, इधर से निकली ऐसे चली गई, इधर से निकली इधर माइनस में चली गई, पर माइनस से निकलकर फिर प्लस में नहीं जा रही है।
तो देखने में भले ही आपको ऐसा लगे कि ये ऐसा लूप बन रहा है, बट इट इज नॉट अ लूप, क्योंकि लूप के लिए रूल है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वहीं पर आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में चली गई, खत्म हो गई। अब नेगेटिव से निकल के अगर पॉजिटिव चली जाती तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप बनाती है। समझ आया क्वेश्चन? इट्स ओके। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। डाइपोल आपको पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है आपका, वो पॉजिटिव जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है इस पॉइंट पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो नेगेटिव जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये हमारी नेगेटिव जेड एक्सिस हो गई। हमने 3 एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस कैसा है? ये इस तरीके से, ये बाहर की तरफ है, लेकिन ऐसे लाइन बनेगी नहीं, तो इसको हमने कैसे बना देते हैं? इस तरीके से, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जनरली बच्चों को क्या डाउट होता है, लगता है एक्स इधर बनाते, वाई ऊपर बनाते और जेड इसको बना देते। बिल्कुल ठीक है, अगर जनरल हम बात करें तो हम एक्स इधर बनाते हैं, वाई ऊपर बनाते हैं, जेड इसको बनाते हैं, यानी कि ये बाहर वाली एक्सिस इस तरीके से जेड। लेकिन क्या होता है, अभी ये जो डाइपोल है वो जेड एक्सिस पर है। तो अगर डाइपोल जेड एक्सिस पर है और हम उस जेड एक्सिस को इधर ना बनाकर इस तरीके से, ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, इसको इधर ना बनाकर वर्टिकल डायरेक्शन या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बनाते हैं, तो डायग्राम को आपको समझने में आसानी होगी। बस एक यही रीजन है और कोई रीजन नहीं, कि वो फिगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने जेड एक्सिस इधर बना दिया तो हमें लग रहा है ऊपर पॉजिटिव जेड, नीचे नेगेटिव जेड, या हम हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग बना देते हैं जेड को, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव जेड और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव, आसान हो जाता, और कोई रीजन नहीं। अब यहां पर देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर, यानी कि यहां वैल्यू कुछ और होगी, यहां उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नीचे की तरफ जाएंगे कम होती जाएगी। इतना क्लियर हुआ? गिवन क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखें। आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने लिखा E, तो उसमें इसकी वैल्यू दे रखा था 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगर दे रखा होता तो हम सोचते भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दे रखा है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये पर मीटर इसलिए दे दिया है, ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे आप बोलते हैं ना वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट कितने मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रैवल करेगा, यानी पर सेकंड उस डिस्टेंस में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। भाई 1 सेकंड में इतना करेगा तो दूसरे सेकंड में इतना करेगा। तो हमने क्या किया, इस चीज को, जब इसकी यूनिट लिखी थी पर मीटर, तो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया, हमने लिखा DE। DE हो गया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, ठीक है। जो चेंज आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। और डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, या जो डिस्टेंस है वो कहां दे रखा है? जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, नहीं कुछ नहीं दे रखा है तो हम मान लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है तो हम उस एक्सिस के अलॉन्ग भी मान लेंगे 0। बट जेड एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है, उसमें भी चेंज, तो हमने लिखा DE, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है। और हम किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं? जेड एक्सिस के अलॉन्ग की जब बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग चेंज आ रहा है, तो DE/dz लिखकर हमने ये वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर लिख दी। ये वैल्यू होगी, इसलिए हमने लिखा DE/dz किसके बराबर होगा? इसके बराबर। बात समझ में आया? ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दे रखा है P जो है 10⁻⁷ कूलम मीटर। ये वैल्यू आपको गिवन है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव
चार्ज की तरफ होता है। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया, उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कि कितना टॉर्क लगेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क लगाएगी। वन बाय वन समझेंगे। पहली चीज समझो, पहले फोर्स की बात करते हैं हम। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि E = F/Q, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होती है। अब फोर्स किसके बराबर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, QE के बराबर हो गया। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे समझना है हमें कि भाई हम इस E, यहां तो E लिखा है पर यहां तो dE/dz लिखा हुआ है। तो अब आप समझें, हमने क्या करा, इस E के प्लेस पर लिख दिया D। बात समझना, D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है। यहां पर E लिख दिया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है और इनटू Q के प्लेस पर कर दिया Q, इस Q के प्लेस पर Q, F के प्लेस पर F कर दिया हमने। आई बात समझ में? अब हमें ये देखना है कि इसको अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो किस एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो बोले Z एक्सिस के लॉन्ग। तो अभी आप देखो, इस E की तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की, और चार्ज की क्या होती है, इस चार्ज की हो गई कूलम। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन। बात समझ में आई? अभी देखो मैं यूनिट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हमने क्या किया, डी को एज इट इज लिख दिया और क्यू को ऐसे ही रहने दिया। अगर मैं सिर्फ इसके नीचे dz लिख दूं, सपोज कर लो मैं तो इसको ऐसे लिख देता हूं d/dz, तो इंटू क्यू करने पर अब इसकी यूनिट न्यूटन नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर वाले टर्म की तो न्यूटन आ गई और नीचे आ गया डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर आ जाएगी, ये यूनिट आ जाएगी। अभी न्यूटन पर मीटर, ये तो फोर्स की यूनिट है नहीं। बात समझ में आ रहा है? न्यूटन पर मीटर फोर्स की यूनिट नहीं है। तो अब हमने क्या किया, जितने से हमने यहां डिवाइड किया है उतने से ही हमने मल्टीप्लाई, हम ये बोल सकते हैं dz से मल्टीप्लाई dz से डिवाइड। अब क्या होगा, इसकी यूनिट भी मीटर हो गई, इसकी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा फिर यूनिट क्या आ जाएगी, फिर न्यूटन, यानी कि यूनिट वाइज भी अब ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। अब हमने क्या किया, उसके बाद F इज इक्वल टू DE/, तो dz हमने एज इट इज लिख दिया, और Q इंटू dz। अब बात समझना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू 2a, यानी कि चार्ज और उन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो Q इंटू dz, dz जो है वो डिस्टेंस है, Q चार्ज है, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं P। यानी कि ये फॉर्मूला आपका बन गया, जिसको यूज करके आप फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इतना ना लिखें तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिखे क्वेश्चन को कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको मैंने इसलिए कराया था आपको समझ में आया ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लगा कैसे दिया। अब आपने क्या करना है, d/dz की वैल्यू तो हमें दे रखी है 10⁵, और p की वैल्यू यहां दे रखी है 10⁻⁻7। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन हो गया, ये आंसर आ गया। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, -7 + 5 -2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, टॉर्क। सेकंड पार्ट में हमें इससे क्या पूछा है कि ये जो डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पर टॉर्क कितना लगेगा। अगर हमने किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दिया, तो कोई भी कंडीशन है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर नेट टॉर्क 0 ही लगना है। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या है वो आप समझ लो। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अगर आपसे कभी कोई बोलता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केच डायग्राम बनाना है,
तो पैरेलल लाइन बना दो और ई लिख दो और ई के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। अब हमने बनाया डाइपोल, ये हुआ नेगेटिव चार्ज, डाइपोल का नेगेटिव एंड, ये हो गया पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो P और E के बीच में एंगल कितना बना? E एंड P, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे थीटा हमारा हो गया 0। तो हम बोलेंगे डाइपोल कैसा है? पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल है क्योंकि E और P के बीच में एंगल 0। अगर हमारा डाइपोल ऐसे होता है, माइनस चार्ज राइट में रखा है, प्लस चार्ज लेफ्ट में रखा है, E का डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन अब P का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, यानी कि E इधर हो गया हमारा और P का डायरेक्शन हमारा इस तरफ। तो ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाते हैं एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा कहलाता है 180। चाहे ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे बना दो E को और P को ऐसे बना दो, तब भी हम ये कहेंगे इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। और चाहे एंटी पैरेलल के बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो गया। तो ये एंटी पैरेलल। अगर ऐसा बना है, E इधर बना दिया इसके जस्ट नीचे, तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये इसके एंटी पैरेलल हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अब यहां पर ये हो गया। अब जो सेकंड पार्ट था हमारा, उसमें टॉर्क निकालना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो इस केस में आप देखें E का डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ, और P का डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो टाउ इक्वल्स टू PE। अब P की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहां से, और E की भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा यहां साइन कितना आ गया? साइन तो यहां 180 आ गया। थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है? 180। तो साइन थीटा 180। जब साइन थीटा 180 तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी 0। जब ये 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू पुट करें सब 0 ही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई डाइपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही केस में उस पर नेट टॉर्क 0 ही लगेगा। क्लियर है? इट्स ओके। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी। एक कंडक्टर है, इसमें कैविटी मतलब अंदर क्या है? खाली है, हॉलो कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म शेप का है। दिख रहा होगा आपको, टेढ़ा मेढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म शेप का है। इज गिवन अ चार्ज Q। इसको हमने Q चार्ज दे दिया, इसको हमने Q चार्ज दे दिया। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपको बोला जा रहा है कि आप ये प्रूव करो कि आपने इसको जो चार्ज दिया वो उसके सरफेस पर आ जाएगा। अब इतनी बात आई समझ में? अब इसको आप दोबारा से एक बार समझो। डायग्राम कैसा बना है? क्या है कंडक्टर? देखने में लग रहा होगा आपको पता नहीं क्या अजीब सा बना हुआ है, किस टाइप का कंडक्टर। देखिए, कोई नॉन यूनिफॉर्म शेप का एक हॉलो कंडक्टर है। अब स्फेरिकल तो है नहीं, वो आपको देखने से पता चल रहा है ऐसे। तो जब आपने नॉन यूनिफॉर्म शेप का कोई हॉलो कंडक्टर बनाया, तो किसी, सपोज कर लो आपने किसी मेटल की शीट का बनाया, तो वो जो मेटल की शीट लेके आओगे उसकी कुछ थिकनेस होगी, मोटाई। तो ये सपोज कर लिया इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ी सी, छोटी सी है मेरे पास पेपर, हमने मान लिया कि ये मेटल की शीट है, इसका हमें ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा से ऐसे करके हमने कोई एक ऐसा बना लेना है कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर, ये शीट आपने लिया, इसकी कुछ थिकनेस है, ये थिकनेस, कुछ तो थिकनेस होगी, तभी तो आपने उसको लेकर उसको ऐसे करके हॉलो ऐसे बनाया। अंदर से कैसा है? अंदर से तो हॉलो है, और बाहर से कैसा दिखेगा? ये टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा आपको ऐसे। तो ये जो पार्ट है इसका, ये इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये अंदर इस एरिया की बात करूं, ये जो अंदर का है, ये अंदर का पार्ट, ये अंदर का रिंग इस तरीके से बना है टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या हो गया? ये अंदर के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस अंदर के सरफेस को। और ये जो बाहर का पार्ट है, ये इसके बाहर के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अपने ऐसे बहुत आसान है, टेढ़ा मेढ़ा बना लिया है, तो उसका अंदर के सरफेस को, ये अंदर का सरफेस हो गया, और ये बाहर का, ऐसे। इतना क्लियर हुआ?
अब आपने जब इसको चार्ज दिया, मान लो आपने चार्ज यहां पर दे दिया, इस पॉइंट पर क्यों दे दिया, तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कंडक्टर इस कंडीशन में अगर आप इधर क्या, अगर मान लो आप इस तरीके से है, आप इसे अंदर भी देंगे चार्ज, ये मेटल की शीट है जैसे मैंने बताया अभी, हमने फोल्ड करके इस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, अगर आप इसको अंदर भी चार्ज दे दें तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है, सरफेस पर। चार्ज अंदर देते हैं तो चार्ज एक दूसरे को सारे प्लस प्लस चार्ज होंगे, सबको धक्का लगाएंगे, कहाँ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। इतना आया समझ में? वो आपको प्रूफ करना है कि अगर आपने इसको चार्ज दिया तो वो सरफेस पर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके इंटरनल्स जो अंदर का सरफेस है उसे टच करती हुई एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ऐसे इसको इस तरीके से हमने लेकर एक हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। इस ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब आप ये देखो कि अगर आपने इस हॉलो कंडक्टर को चार्ज दिया और इधर हमने अंदर उसके गॉसियन सरफेस बनाया, तो हॉलो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो हमेशा याद रखना है आपको, किसी भी चार्ज कंडक्टर या चार्ज शेल हॉलो स्फीयर को अगर आप चार्ज देते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, चाहे वो परफेक्ट स्फीयर हो या ना हो। इतना क्लियर हो गया? अब इधर देखें, अब हमने फॉर्म पढ़ा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, इक्वल टू जीरो इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यहां पर ये तो कैविटी है ना, खाली जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब E जीरो हो जाएगा तो Q भी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जीरो। इसका मतलब अगर आपने अंदर के साइड भी चार्ज दिया, उस चार्ज की वजह से अंदर चार्ज देने पर भी इस कैविटी के अंदर, समझना, आपने तो अंदर की सरफेस पे चार्ज दिया ना, इस तरीके से ये है, आपने तो इस सरफेस पे चार्ज दिया अंदर की तरफ, और फिर ऐसे ये बन गया। अब मैं अंदर की बात, दूसरा अंदर की तरफ बोल रहा हूँ, ये तो खाली जगह में, यानी कि इसके ये बीच की जगह, खाली जगह यहाँ पर, एक तो ये है और ये एक सरफेस। तो सरफेस पे जब आप इंटरनल सरफेस पर आपने चार्ज दिया और इसको ये इस तरीके से, तो इसके अंदर जो खाली जगह है, कैविटी है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जब जीरो है तो E जीरो तो Q भी जीरो, इसका मतलब तो चार्ज तो है ही नहीं यहां पर हमने अंदर दिया था, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो हमने अंदर वाली लेयर के ऊपर बनाया है। तो चार्ज किधर चला गया, वो चार्ज बाहर आ गया। तो इससे प्रूव हो जाता है कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो उसके सरफेस पर लाई करने लगता है, यानी कि सरफेस पर आ जाता है। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं, जैसे अभी आपने कहा सॉलिड ले लो, कोई स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, अंदर आपने चार्ज दिया, सेंटर पे आपने चार्ज दिया, ये यहां पे नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, ये इसको धक्का देगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, इस तरीके की पोजीशन हो जाएगी, सरफेस पर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को भी चार्ज दोगे ना सेंटर में, तो वो भी सरफेस पर आ जाएगा। और हॉलो स्फीयर उसके अंदर दे दिया, अंदर सरफेस पर, तो वो भी उसके सरफेस पे बाहर वाले पर आ जाएगा। इतना क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट करवाते हैं। देखो सेकंड पार्ट में ये बोला है कि ये जो कंडक्टर ये दे रखा था, इसके अंदर हमने एक दूसरा कंडक्टर रख दिया। शेप कुछ नहीं बोला है इसमें, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर हमारे। और उस पर चार्ज है प्लस Q, ये दे रखा है। और आपसे बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि इसके जो सरफेस A बॉडी जो है, जिसकी कैविटी के अंदर आपने ये B बॉडी को रखा, तो A के सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी A बॉडी के सरफेस पे कितना आ जाएगा, ये आपको प्रूव करना है, Q और प्लस Q, इतना आ जाएगा चार्ज, ये आपको प्रूव करना है। तो आप ये देखो, जब इस A बॉडी की कैविटी के अंदर आप इस दूसरी चार्ज बॉडी को रखोगे, तो ये अंदर वाले सरफेस पर इधर पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगी इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से। ऐसे है ये, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि मेटल की शीट है, उसको आपने बेंड करके एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी बना दिया, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर, ये इसके अंदर जो खाली जगह है,
कैविटी है, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी रखा दैट इज बी, उस पर चार्ज है प्लस क्यू, तो वो बॉडी इसके इस जो ए बॉडी है, ये वाली ए बॉडी इसके अंदर वाले सरफेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगी। ये हमने माइनस माइनस बना दिया, माइनस क्यू। और ये जो चार्ज है आउटसाइड द बॉडी ए, ये चार्ज कहां पे माइनस क्यू कहां डेवलप हो गया, ए के इनसाइड सरफेस में। आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए क्या करेगा, इसके अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा प्लस क्यू। तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। इतना है समझ में? ओके। अब इसमें क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में बोला है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में का मतलब हो गया ट्रांजिस्टर्स, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस का एग्जांपल है, आईसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एग्जांपल है। तो ये ट्रांजिस्टर आईसी आपको देखो मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं आजकल उनमें लगे होते हैं। आईसी उसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको अगर हम नॉर्मली ऐसे ही रख दें टेबल पर, बॉक्स पर या कहीं पर, तो वो जनरली खराब हो जाते हैं। उनको ऐसी जगह रखा जाता है जो रीजन, जो एरिया फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब हमें पता चला कि अगर हम कोई मेटल का स्फीयर ले लें किसी भी शेप का और उस पर सपोज कर लो चार्ज डेवलप भी हो जाता है, हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से, कैसे भी, या किसी दूसरे सोर्स से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहना है, क्योंकि चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, मेटालिक स्फीयर या किसी भी शेप का ले लेते हैं, उसके अंदर हम उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रख देते हैं जिससे वो बहुत लंबे टाइम तक सेफ रहते हैं। ये हमें पता चला किसी भी रीजन को हम किस तरीके से फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके।